ये देखो, यहाँ पे ये बचवा बेचारा खड़ा होके इस बिल्डिंग को टुकुर टुकुर ताके जा रहा है। अब तनिक सोचो, ये जो यहाँ पे खड़ा है और खड़ा होके यहाँ पे देख रहा है, तो 30 डिग्री के एंगल पे ये देख रहा है। अब अगर यही यहाँ से चल के थोड़ा सा इधर आ जाए, हाँ, और यहाँ पे आने के बाद मान लो एंगल 60 डिग्री हो जाए, हो सकता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चल के आया है, क्या ये तुम हमें बता सकते हो? डिस्टेंस पता करना है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा तो मुश्किल लग रहा है। एंगल बता दिए, अब डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे? तो चलो यही चीज शिविका की पाठशाला पे देखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 है क्या? तो जनाब यही है कि एक बच्चा टुकुर टुकुर बिल्डिंग को ताके जा रहा है और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी डिटेल्स भी बताई गई हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर वो एक जगह से चल के थोड़ा सा दूर चल के आ जाता है, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो चलो एक बार सवाल को भी रीड कर लेते हैं ताकि पता तो चले क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। सो द क्वेश्चन इज a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. इस पूरे सवाल को फिगर पे ढालते हैं, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। बात हो रही है एक लड़के की और एक बिल्डिंग की, तो उन्हें सबसे पहले तो हम कर लेंगे ड्रॉ। जैसे मान लो बिल्डिंग कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी एक 30 मीटर लंबी, ठीक है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को नाम भी दे देते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है AB। ओके, सो दिस इज दी बिल्डिंग। अब एक लड़का है जो कि कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होकर 1.5 मीटर टॉल है। अच्छा, लड़के की हाइट भी आपको बताई गई है कि 1.5 मीटर हाइट है लड़के की। ओके, सो मान लेते हैं लड़का खड़ा है यहाँ पे। ओके, एक बॉय ड्रॉ कर दें, दिस इज आवर बॉय। ये यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड के साथ? ठीक है, ये तो हो गया। इसकी हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर। ये सारा फिगर आपको ड्रॉ करना है, तभी ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। ध्यान देना, इसकी आंखें बना दो, ये इसका होठ हो गए, ये नाक हो गया। ओके, सो इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ, अब ये इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले बन रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेती हूँ ताकि आपको फिगर इजीली विजिबल हो। ओके, सो नाउ ये 1.5 मीटर का लड़का है, यहाँ पे खड़ा है, ये अपनी 30 मीटर लंबी बिल्डिंग हो गई है। अब ये यहाँ से ऊपर देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। आप पैरेलल ग्राउंड के लोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से बनेगी? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ये नीचे वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर मत करना। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इसकी आंख, यानी यहाँ से ये जो देख रहा है, और अब ऊपर जहां पे ये देखेगा तो जो देख रहा है वो लाइन ऑफ साइट हो गई। इसकी आंखों से लेके टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, और इसकी आंख से लेके जो बिल्डिंग है उसके पैरेलल में हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। और हाँ, ये बात अलग है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ग्राउंड लेवल के पैरेलल ही होती है, सो ये भी ध्यान में रखना होगा। नाउ ये जहां से देख रहा है वहां पे एंगल बना रहा है माय डियर फ्रेंड्स 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अच्छा, कहोगे फिर क्या दिक्कत है भाई? 30 डिग्री का एंगल बन गया है और यहाँ पे आपको 30 मीटर इस बिल्डिंग की लेंथ भी बता दी गई है। हमें क्या पता करना है? सो देखो, ये कह रहा है कि अब यहाँ पे तो खड़ा नहीं है, थोड़ा सा और पास से देखना चाहता है बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। तो मान लो चलते 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 यहाँ तक आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब ये लड़का चल के आ गया है। इसको यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर दूँ, ये हो गया आपका लड़का, यहां से चल के यहां पे आ गया। अब वापस से ऊपर देख रहा है वहां पे आने के बाद, तो अब जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां पे बनेगा वो 60 डिग्री का बन रहा है। यानी अब अगर हम यहां से लाइन ऑफ साइट बनाते हैं तो ये बनेगा आपका 60 डिग्री का एंगल। ओके, इट्स क्लियर, समझ में आ गया, पूरा खेल पता चल गया कि क्या हो रहा है। बिल्डिंग है, लड़का है, चल रहा है, 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल,
हम क्या करें? सो अब हमें पता लगाना है कि यहां से यहां तक ये जो चल के आया है, हाँ, तो कितना डिस्टेंस ये चल के यहाँ पे पहुंचा है। क्योंकि ओहो, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता करना है। जी बिल्कुल। अब हम कब तक यहां से यहां, वहां से वहां करते रहेंगे? इनको थोड़े से नाम और दे देते हैं। अब जैसे बिल्डिंग को नाम दिया है AB, ऐसे ही जहां पे ये लड़का खड़ा है, मान यहाँ पे था पहले, इसको नाम दे देते हैं D। ठीक है, ये वाला पॉइंट जहां पे ये पहले खड़ा था। फिर अब ये चल के आया है तो इस वाले पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा। जी बिल्कुल देना पड़ेगा। तो चलो इसको नाम दे देते हैं हम E। नाम सही रहेगा इसके लिए? चलिए ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम E। ये आ गया E पॉइंट। नाउ अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक पॉइंट तो बन रहा, भाई हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, तो चलो D से शुरू हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जहां जाके टच हो रही है उस पॉइंट को भी तो कुछ तो नाम दिया जाए। बेचारी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नाइंसाफी क्यों? चलिए ठीक है, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने F। अब हमें डिस्टेंस पता करना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब तक जो भी सवाल सोल्व किए थे उसमें ऐसा कोई मामला तो नहीं था कि ग्राउंड अलग है और हॉरिजॉन्टल लाइन अलग है। भैया हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड तो सब एक ही जैसा चल रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि कोई इंसान चल के आगे आ रहा है। हाँ, तो नया सवाल है ना। अब हम कैसे पता करेंगे? सो देखो, इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप देखोगे तो अगर हम इन्हें इंडिविजुअली लें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर हमें यूज करने हैं फिलहाल तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए हमारे पास। बोले जी बिल्कुल। और हमें पता क्या करना है? बोले हमें तो ये पता करना है कि यहां से चल के यहां तक आया, मतलब D से लेके E तक का डिस्टेंस आपको पता करना है। कहोगे यस एग्जैक्टली, हमें D से लेके E तक का डिस्टेंस पता करना है। अब हम सिर्फ D और E वाला जो ट्राइंगल है सिर्फ उसको कंसीडर करके आंसर नहीं निकाल सकते, तो क्या किया जाए? तो क्यों ना हम इस पूरे DF की लेंथ पता कर लें, यानी D से लेके F, जहां पे वो बंदा पहले खड़ा था जो लड़का था और बिल्डिंग, इसके बीच का डिस्टेंस पता कर लें। कहोगे ओके, मतलब DF का राइट एंगल ट्राइंगल इंक्लूड हो गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे इंक्लूड हो गया। कहोगे ओ हाँ, और बिल्डिंग की लेंथ भी हमें दी गई है। हाँ, बिल्डिंग की लेंथ आपको दी गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खेला है। हम पहले क्या करते हैं, D से लेके F तक की लेंथ पता कर लेते हैं। बोले चलिए चल जाएगा, D से लेके F तक की पता करते हैं, और उसी के साथ साथ AEF की भी पता कर लेते हैं, यानी E से लेके F तक की। बोले उससे क्या होगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, DF की पता कर लोगे, EF की पता कर लोगे, EF को माइनस कर दोगे, सिर्फ DE बच जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए? छोटे वाले ट्राइंगल से शुरू करेंगे। AEF की लेंथ पता करनी है। आप कहोगे ओके, वही खेल होगा ना यहाँ पे, क्या हमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, क्या आपको दिया गया है और क्या आपको पता करना है। तो कहोगे ओके, सो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर है 30 मीटर, आप इसे लिखोगे और यहाँ पे चीज गलत। ओके, कैसे गलत हो गई? बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे मेंशन है, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, कैसे गलत है? गलत है। बिल्डिंग 30 मीटर लंबी है, लेकिन जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो तो 1.5 मीटर यहाँ पे कट हो गया ना। यहाँ पे देखोगे तो लड़का 1.5 मीटर का है। सो आपकी अब जो बिल्डिंग की लेंथ है हमें उस लड़के की आंखों से देखनी है, वो जमीन पे कहाँ पे है उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि बिल्डिंग कितनी नीचे जमीन में लग रही है। ना ना ना, लड़का किस एंगल से देख रहा है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है वो आपका परपेंडिकुलर कंसीडर होगा, यानी इतना एरिया A से लेके F तक का। अब आप कहोगे A से लेके F तक की दूरी हम कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। 30 मीटर आपके पास पहले से है। बोले हाँ, ये 30 मीटर है, इसके अंदर आपको ये जो इतना हिस्सा है यही तो गायब करना है। बोले हाँ, यही गायब करना है। इस हिस्से की भी तो वैल्यू दी गई है 1.5 मीटर, जितना लड़का खड़ा है उतना ही तो वो हिस्सा है जो आपको गायब करना है। बोले हाँ, सो आप सिंपली 30 में से 1.5 घटा सकते हो, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो ये सबसे पहले तो हम AF की वैल्यू निकालेंगे। 30 में से माइनस करना होगा 1.5। सो जब आप कर दोगे 30 में से 1.5 को माइनस, तो आपके पास कितना बच जाएगा? जब करोगे 30 में से 1.5 को माइनस। सो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर करते हैं आपकी जांच। जी हाँ, सीधा तो नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में बैठा दिया। सो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर करते हैं आपकी जांच। यहाँ पे आ जाएगा आपका 28.5। AF निकल के आ गया है, यानी अब आपके पास परपेंडिकुलर सही तरीके से निकल के आ गया है। अब शुरू करते हैं ट्राइंगल AEF से। जो भी ट्राइंगल ले रहे हो वो मेंशन जरूर करना, इन ट्राइंगल AEF। ठीक है, ट्राइंगल AEF की बात कर रहे हैं। हमें क्या पता करना है? बोले परपेंडिकुलर दिया है, EF की वैल्यू पता करनी है। EF क्या है? बोले बेस है। इट मीन्स आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस पता करना है। कहोगे यस, यही हमें पता करना है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? बोले हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हो। एग्जैक्टली, और वो कौन सा है? क्योंकि वो तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक है अपनी, पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी
तो लो, दिस इज अवर ट्रिक। तो सीधी बात है, P और H की जरूरत नहीं है, B और H की नहीं है जरूरत, P और B की जरूरत है। किसके लिए है ये? tan थीटा के लिए। इट मीन्स P अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा। अब आप कहोगे एक और है जिसमें P और B दोनों आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। इसका उल्टा कोट थीटा, जिसमें B अपॉन P होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो वो वाला रेशियो लेना चाहोगे तो भी चलेगा, सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे मैं tan थीटा के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। नाउ लेट्स पुट दी वैल्यू। ये ट्रिक आपको याद है, इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से, पप्पू वाली। तो ये अपना कैंसिल हो गया। अब P की जगह क्या लिखेंगे? जो आपने यहाँ पे मार्किंग की है, P है आपका AF। सो यहाँ पे आप मेंशन करोगे AF। अच्छा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ईजी होगा आंसर निकालना आपके लिए। मतलब इधर का उधर नहीं करना पड़ेगा अगर पहले से ही ऐसे लिख के चलेंगे तो। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B। नाउ tan थीटा कितना होगा? थीटा की जगह जो एंगल गिवन हो वो आपको लिखना है। अब आप कहोगे ओके सो एंगल इज 30 डिग्री। ना 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 ना, ट्राइंगल पे ध्यान देके एंगल लिखना होगा। आप ले रहे हो ट्राइंगल AEF, यहाँ कौन सा एंगल है? क्योंकि अच्छा वो आगे चल के आ गया, उसके बाद 60 डिग्री। तो अब लोगे आप थीटा की जगह 60 डिग्री। सो नाउ दिस इज tan 60 डिग्री इक्वल्स टू P क्या है? A अपॉन F है, परपेंडिकुलर। बेस कितना कहोगे? DF। ना 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 ना, पूरा नहीं लेना आपको बेस, आप सिर्फ इतने ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो आपका बेस है EF। सो दिस इज EF आपका बेस आ जाएगा। अब tan 60 डिग्री कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री टेबल या कहाँ पे आपको काम आएगी? याद है तो बहुत अच्छी बात है, सारे सवाल इजीली सॉल्व कर लोगे। और अगर याद नहीं है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों उस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद कर लीजिए, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में काम नहीं चल पाएगा। और ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 बहुत ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं एग्जाम में। सो लर्न द टेबल इमीडिएटली। ओके, अब देखो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा अपना? √3 हो जाएगा। सो यहाँ हम लिख देंगे √3। AF कितना है? आपके पास वैल्यू है, अभी आपने पता किया 28.5। सो यहाँ हम लिख देंगे 28.5। नाउ EF कितना है? कहोगे वही तो पता कर रहे हैं हम, नीचे का छोटा सा हिस्सा, फिर बड़ा पता करेंगे और उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो आप पता कर रहे हो तो एज इट इज लिख दोगे EF। अब क्या करना है? सो अब जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते आए हो तो इसको हम इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है तो इसको इसके नीचे लाएंगे। EF जो है हमें इसकी जरूरत है, तो इसको अगर हम उस तरफ भेजेंगे तो डिवीजन में तो ये नॉर्मली इधर आ जाएगा, और ये जो √3 है वो इधर आएगा तो वो आपका डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन में √3। ओके, ये यहाँ पे डिवीजन के अंदर आएगा। अब आप कहोगे हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में √3 नहीं, √3 क्या रूट नहीं रह सकता। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये रह सकता है। आप कहोगे ऐसी नाइंसाफी क्यों? कभी कहते हो कि रूट चाहिए, कभी कहते हो डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। देखो, फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, मतलब जब आंसर निकाल लियो एकदम टोटल आपको पता चल गया ये डिस्टेंस है, अगर तब रूट होगा तो हटाना पड़ेगा। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, इन द प्रोसेस है, काम चल रहा है। तो जब काम चल रहा होगा उसके बीच में हम नहीं हटाएंगे रूट को, जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे। तो चलिए यहाँ पे आपकी ये EF की वैल्यू आ गई, कहोगे जी बिल्कुल आ गई। तो अब बढ़ते हैं हम अगले ट्राइंगल की तरफ, दैट इज अवर ट्राइंगल ADF। अब इसके अंदर हम पूरा का पूरा बेस निकालेंगे, D से लेके F तक की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन सा है? ADF। अब इसमें क्या करना है? बोला सेम चीज है, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है। एग्जैक्टली सेम चीज है, डिट्टो है। यहाँ पे बेस आपको पता करना है, नीचे का हिस्सा, परपेंडिकुलर आपको ऑलरेडी गिवन है। सो वही आ जाएगा यहाँ पे भी आपका कि tan थीटा, बिकॉज P अपॉन BC में आता है, चाहो तो cot थीटा भी लगा सकते हो। अब कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, ये AF और EF बदल सकते हैं। AF तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर है, तो कहोगे ओके P अपना AF आ गया। B क्या होगा? अब EF मत लिखना कि भाई सब कुछ सेम है तो हम सेम यहाँ पे लिख देंगे, ना ना ना। अब आपका बेस हो गया है D से लेके F तक, तो अब आपका बेस रहेगा DF। सो यहाँ हम लिखेंगे DF। अब कहोगे इक्वेशन लिख दे, बेचारे tan थीटा की भी तो वैल्यू डालिए, tan 60 डिग्री। वही गलती, tan 60 डिग्री नहीं डालेंगे। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। सो नाउ tan थीटा हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। अब क्या किया जाए? सो देखो यहाँ तक आपका tan 30 डिग्री हो गया। अब इस tan 30 डिग्री की आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वापस से ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी पड़ेगी। सो tan 30 डिग्री आपका जनाब यहाँ हो जाता है 1 अपॉन में √3।
AF आपने अभी निकाला है 28.5, सो ये आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन में DF एज इट इज रहेगा, क्योंकि वही तो हम पता कर रहे हैं। अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेरी इजी। DF इधर आ जाएगा, DF को 1 के साथ करोगे तो वो DF ही रहेगा, 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो ऐसा ही रहता है। 28.5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, √3 के साथ। तो चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, 28 को किया √3 के साथ तो ये आ जाएगा 28.5 √3। ये आ गई आपकी DF की वैल्यू, क्योंकि हो गया काम, डिस्टेंस पता चल गया। ये लड़का 28.5 √3 आगे बढ़ के आया था ना 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 ना, ये पूरा पता चला आपको और ये सा छोटा हिस्सा पता चला है। अब हम करेंगे इस इतने बड़े से डिस्टेंस में से ये EF जो डिस्टेंस है इसको गायब, ताकि हमारे पास खाली D से लेके E तक का डिस्टेंस बच जाए और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा साइड किया जाए, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना फाइनल आंसर। बहुत आसान है निकालना, बोले बहुत आसान कैसे है, ये इतने यहाँ पे लगा दिए ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो आपने याद कर लिया, रेशियो तो याद है, सीधी सी बात है, सीधी ट्रिक अपनी। पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, तो वो तो आपको याद है। टेबल को याद करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो वो कर लीजिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, हमें पता करनी है क्या, DE की वैल्यू। तो DE कैसे मिलेगा हमें, जब DF में से बड़े वाले में से छोटा वाला EF वाला ट्राइंगल हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जनाब आपका EF। अब वैल्यूज डालिए, DF कितना आया है, बोले 28.5 √3 आया है, बहुत अच्छे, यानी 28.5 √3, जिसमें से आपको क्या माइनस करना है 28.5 अपॉन में √3, तो ये आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन में √3। अब देखो फ्रैक्शन है एंड साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, क्या किया जाए, LCM लिया जाए। तो यहाँ LCM लोगे तो √3 ही आपका आने वाला, बिकॉज यहाँ पे 1 है। तो अगर आप यहाँ √3 LCM ले लेते हो, बोले जी बिल्कुल ले लिया। अब देखो इसके साथ तो कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी √3 है, किंतु इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी √3 नहीं है, मतलब 1 का गुणा √3 के साथ करना पड़ेगा। तो अगर आप डिनोमिनेटर को करोगे तो न्यूमरेटर बैठा बैठा आराम से देखता नहीं है, वो कहता हाँ जी हो गया डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन, अब चुपचाप इसी नंबर से मुझे भी मल्टीप्लाई करो, तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सो अगर डिनोमिनेटर को √3 से किया तो 28.5 √3 को भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। आपका हो गया, अरे अभी तक तो रूट चल रहा था, अब इंटू 3 कैसे आया। सो देखो ऊपर जब आप √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो √3 के साथ आएगा, √3 यहाँ पे आपका रूट के अंदर 2 3 आ गए, बोले जी बिल्कुल 2 3 आ गए। तो जब 2 3 आ गए तो भैया पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ गया, तो इसीलिए ये आपका सीधा सीधा +3 लिखा गया है यहाँ पे। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। 28.5 को करोगे गुना 3 के साथ तो जनाब ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 85.5। इसमें से अब आप माइनस कीजिए 28.5 और अपॉन में √3 तो चल ही रहा है। तो जब हम 85.5 में से कर देंगे माइनस 28.5 तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 57 अपॉन में √3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि अब हमने बोला है फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर रूट में नहीं हो सकता। कहोगे हाँ यही तो बात थी, ये जो डिनोमिनेटर ना इसमें रूट नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे भाई, फाइनल आंसर में तो रूट नहीं चाहिए हमें नीचे, तो अब हम करेंगे रैशनलाइज करना, बेहद आसान प्रोसेस। ऊपर भी जो नीचे वाला नंबर है उससे गुणा कर दो और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 57 को √3 के साथ करोगे तो आपके पास 57 √3 आएगा। नीचे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 2 √3 है, तो एक रूट में 2 बार 3 आ जाएगा, पेयर बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 57 √3 अपॉन में 3। अब कहोगे ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब तो हम ये लिख सकते हैं, ना 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 अभी थोड़ी काटापीटी करनी बाकी है। बोले क्या कट रहा है, 57 3 से कट हो रहा है, 3 1 जा 3, हियर 3 1 जा 3, 2 बच गए, कैरी चला गया 27, 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा आपका 9। अब आएगा जनाब आपका आंसर। बोले कैसे, अब आंसर कैसे आएगा, तो अभी लिख के बताती हूँ आपको आंसर कैसे आएगा यहाँ पे। हाँ सो माय डियर फ्रेंड्स, एक एडवाइस, समुद्रों की लहरों का मजा लेना है तो जाओ रत्नागिरी। समुद्रों की लहरों का मजा लेना है तो जाओ रत्नागिरी। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है
19√3। जी हाँ, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसी को आप कंक्लूजन में कैसे लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि ये कंक्लूजन जो भी निकाला है उसकी सिंगल लाइन में भी लिखना पड़ता है, तो वो नहीं लिखेंगे तो भैया नंबर नहीं मिलेंगे। तो वो हम क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट दस द डिस्टेंस। क्या पता कर रहे थे कि वो लड़का कितना चल के आया है, यही तो हम पता कर रहे थे। एक जगह से चल के वो दूसरी जगह पे आया, जब 60 डिग्री का एंगल बनाया तो कितना चल के आया। सो ये हो जाएगा दस द डिस्टेंस बॉय वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग is 19√3 meter. Okay, so the boy distance walked towards the building is 19√3 meter. और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 था वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं आया तो सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।